Welcome student, I hope you guys are healthy, cool and wonderful as well as making your preparation strong। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने संबंध तथा फलन जो हमने स्टार्ट किया था, इसका 2 लेक्चर हो चुका था। फर्स्ट लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था और सेकेंड लेक्चर हमने उसमें बताया था संबंध, द्विआधारी संबंध, और उस पर आप द्विआधारी संबंध के प्रकार में हमने कल बता दिया था कि आपका स्वतुल्य और सम्मित संबंध क्या होता है। हमें आज देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप उसे नहीं देखें तो कृपया करके उसे देख लीजिए, ताकि आपके लिए समझ के लिए लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो, तभी आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो आइए हम हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था संबंध क्या होता है। हमने कहा था कि अगर दो ए और बी द्वैधिक समुच्चय हैं तो उससे ए से बी पे परिभाषित एक संबंध आर हमेशा ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया था आपको। उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने करवाया था, 2-4 एग्जाम्पल करवाए थे ना, तो उसको आप देख लेंगे लेक्चर 1 को। और हमने क्या बताया था कि द्विआधारी संबंध क्या होता था। तो हम उसको क्या करते थे, ए और बी जहाँ ले रहे थे ना, उसको एक ही सेट पे ले रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, द्विआधारी संबंध क्या, कोई संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाएगा यदि ए क्या हो, कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, कोई अरिक्त समुच्चय हो। तो ए से ए पे परिभाषित कोई संबंध जो है ना, ये द्विआधारी संबंध कहलाता था। अगर क्या हो, सेम सेट हो, ठीक है ना, मतलब वो सेम सेट पे ही परिभाषित हो जाए तो द्विआधारी संबंध बताया था। तो हमने उसमें बताया था आपको, तो ये क्या कहलाता था, आर जो होगा वह ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होगा। ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है ना, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है, ये चीज़ हमने सब बता दिया है। एग्जाम्पल हल्का सा आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया था कि अगर कोई समुच्चय हो ना, एन क्या हो, कोई नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, एन टू एन में डिफाइन हुए ना, एक ऐसा हो रहा था आर इज इक्वल टू, है ना, आर इज इक्वल टू पेयर ऑफ एक्स वाई सच डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। हमने एग्जाम्पल लेकर उस दिन बताया था आपको। तो इसमें क्या आ जाएंगे, n से हम जानते हैं कि n क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये क्या होते हैं, इसमें कैसी संख्याएं होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू होता है 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे सारी संख्याएं आपको आगे मिलती जाएगी। कहने का सेंस हमारा यही है कि आप प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट करती है वो 1 होती है। क्लियर है ना, और एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कोई संबंध परिभाषित किया गया एन टू एन में, मतलब जो एन लेना है ना, एक्स कहाँ से आएगा, इस वाले एन से, वाई इस वाले एन से। एक्चुअल में दोनों बराबर हैं तो सेम ही चीज़ है। तो ऐसे आएंगे ना कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो आप देख रहे हैं एन में ऐसी संख्या आता है, अगर x की जगह पे 1 भरेंगे ना तो y की जगह पे क्या आएगा, 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5, है ना। देखिए ध्यान देंगे, अगर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ 2 पुट करेंगे तो y बराबर 5 - 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 और 3, देखिए 3 इसमें आ रहा है ना, तो लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, आप 3 पुट करेंगे ना तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। क्या 2 इसमें आता है, बिल्कुल आता है। तो 3, 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पुट करेंगे x की जगह पे, 4 इसमें आ रहा है ना, 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 - 4 1 हो जाएगी। क्या 1 आता है ना इसमें, तो हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब x की जगह पे 5 पुट करेंगे, आप x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे x की जगह 5 पुट करेंगे, y बराबर 5, तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, 0। क्या 0 n में आता है, नहीं आता है, इसलिए आपका 5, 0 नहीं आएगा आर में। तो हमारा जो बेसिकली होगा ना पूरा का पूरा आर यही हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़। x, y ऐसे एलिमेंट होंगे जो अगर a से n टू n में डिफाइन है तो x वाला a भी इसी n से आएगा, y वाला इसी n से आएगा, क्योंकि दोनों समान है इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। 5, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है ना n में आना चाहिए, लेकिन n में वो नहीं आता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये 5, 0 इसमें नहीं आएगा। और सिर्फ ऐसे अभी आप देख सकते हैं ना, अगर यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1, क्या -1 इसमें आता है, इसलिए भी नहीं हो गया। ठीक है ना। 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2, ठीक है ना, तो y की वैल्यू -2 n में नहीं आता है। ऐसे सारे एलिमेंट आपके बाहर हो जाएंगे। बेसिकली जो आपका संबंध होगा ना, ऐसे ही संबंध इसमें आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे, 1, 4, 2, 3, 3, 2 और 4, 1। ठीक है,
तो इसे हमें पहले ही बता दिया है। तो इसका जो डोमेन होगा, प्रांत होगा 1 2 3 4, इसका प्रांत हो जाएगा। और परिसर क्या होगा, पूरा का पूरा A4 3 2 1, 1 2 3 4 भी इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है ना। परिसर क्या होता है, इसके जो द्वितीय अवयव का समुच्चय होता है वो परिसर होता है। इस संबंध आर का द्वितीय अवयव क्या है, 4 3 2 1 या 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। प्रांत भी क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है। अब सप्रांत क्या होगा, पूरा का पूरा n हो जाएगा ये चीज़, है ना। पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या इसका सप्रांत हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ रहे होंगे। हमें आप आज देखना है स्वतुल्य संबंध। हमने उस चीज़ को बता दिया था, हल्का सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं इस चीज़ को। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप समझ लिए होंगे, हमने जो लेक्चर 1 में बताया था आपको। तो हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है। ये आपके समझने के पर्पज से था, हमने इसको रिकॉल कर दिया है। तो हमने आपको बताया था कोई द्विआधारी संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि अगर R से A से A में परिभाषित होना, A से A में परिभाषित यदि द्विआधारी संबंध हो गया तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि x कामा x बिलोंग टू R, है ना, x कामा x बिलोंग टू R, इट इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू A के लिए। इट इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू A के लिए। इसमें आपको या तो संबंध R को आपको लॉजिकल फॉर्म में लिख के दे देगा, या तो उसको एज ही जैसे लिखते हैं वैसे लिख के दे देगा। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि फॉर एवरी x कामा x बिलोंग टू R, है ना, x कामा x बिलोंग टू R फॉर एवरी x बिलोंग टू A के लिए। कहने का सेंस है x कामा x ना R में आ जाना चाहिए प्रत्येक x बिलोंग टू A के लिए। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं हम ये चीज़। तो यहाँ पे आप देखते हैं एग्जाम्पल में ये संबंध क्या कहलाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव संबंध कहलाता है। हमने लेक्चर 1 में, इसके लेक्चर 2 में बताया हुआ है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। उसमें हमने एग्जाम्पल भी करवाया हुआ, हाँ समझ में आया। हम यहाँ से हल्का सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए A से A में कोई संबंध क्या स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि हमने A बराबर ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, ये संबंध R को हमने राइट कर लिया A टू A में, है ना। एक ऐसा दे दिया गया आपको, बेसिकली दिया रहेगा 1 कामा 1, है ना, 1 कामा 2 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 5 कामा 5 3 कामा 2, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे संबंध दिया गया। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो इसी चीज़ को चेक करेंगे, x कामा x बिलोंग टू R, इट इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू A के लिए। तो यहाँ से आप चेक करिए, क्या 1 A में आ रहा है तो 1 कामा 1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या 2 A में आ रहा है, क्या 2 कामा 2 मिल रहा है, देखिए 2 कामा 2 मिल रहा है। x जो यहाँ पे यहाँ अभी ना वही चीज़ देखो, यहाँ 3 आ रहा है तो 3 कामा 3 भी R में आ रहा है, तो 3 कामा 3 भी देखो R में आ रहा है ना, 3 कामा 3 भी R में आ रहा है। 4 आ रहा है इसमें तो 4 कामा 4 भी आ रहा है। 5 आ रहा है ना, 5 कामा 5 भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़, ये चीज़ आए और हमें अन्य चीज़ों से मतलब नहीं, वो आए या ना आए। जैसे कि देखिए 1 कामा 2 आ गया है ना, तो ये आए या ना आए चलेगा यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ आना चाहिए 1 कामा 1, इसके फॉर एवरी x बिलोंग टू A के लिए x बिलोंग टू R होना ही चाहिए, तभी ये चीज़ बनेगा स्वतुल्य। आगे आप पढ़ेंगे आइडेंटिटी के केस में ना, तो वो होगा तत्समक संबंध। तत्समक संबंध में A भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ वो 1 कामा 1 और 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 5 कामा 5 जैसा ही आना चाहिए। इसे हम बोलेंगे तत्समक संबंध, उसे हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये आपका स्वतुल्य संबंध हो गया। हमने बताया था सम्मित संबंध। क्या, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहलाता है, अगर कोई द्विआधारी संबंध A टू A में डिफाइन होना तो ये संबंध सम्मित संबंध कहलाता है यदि x कामा y बिलोंग टू R, यदि x कामा y बिलोंग टू R, दिस इम्प्लाई डेट y कामा x आल्सो बिलोंग टू R। y कामा x किस में आ जाना चाहिए, R में आ जाना चाहिए। इफ x कामा y बिलोंग टू R, दिस इम्प्लाई डेट y कामा x इज आल्सो बिलोंग टू R। इसी केस में हम कहेंगे संबंध क्या है, सममित संबंध है। इस पर हम आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन भी देंगे हम। ये क्या कहलाएगा, सममित संबंध। ये क्या कहलाएगा आपका, सम्मित संबंध। हम सिर्फ अभी निकाल कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो हमने एग्जाम्पल में बताया था, अगर यहाँ पे देखिए आप एक कोई संबंध A ले लेते हैं, A सेट ले लेते हैं हम A, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने R को डिफाइन किया था n टू n में करके, है ना। एक ऐसा आ रहा था
आर को डिफाइन किया था एक्स कामा वाई जैसा, सच डैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 क्या आ रहा था हमारा आर। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या 1 कामा 1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 1 का योग 5 नहीं होता है। तो यहाँ 1 लेंगे तो क्या 4 इसमें आ रहा है, तो बिल्कुल ले सकते हैं 1 कामा 4, है ना। क्या 2 कामा 3 होगा, बिल्कुल होगा 2 कामा 3, 2 भी इसमें आ रहा है, 3 भी इसमें आ रहा है। क्या 3 कामा 2 होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो 4 कामा 1 होगा, बिल्कुल होगा। क्या 5 कामा 0 होगा, नहीं ना, 0 इसमें नहीं आ रहा, देखिए नहीं आ रहा है ना। 6 कामा -1 होगा, नहीं, 6 भी नहीं आ रहा इसमें, -1 भी नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ आने वाला नहीं है। तो पूरा का पूरा आपका ए आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 कामा 4 इसमें आ रहा है ना आर में। क्या देखिए यहाँ पे डिफिनीशन क्या कहता है सममित संबंध के लिए, अगर x कामा वाई आर में आ रहा है ना, तो गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि y कामा x भी आर में आना चाहिए, तभी ये सममित संबंध होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 कामा 4 आर में आ रहा है ना, तो 4 कामा 1 भी आना चाहिए आर में। देखिए क्या आ रहा है, देखिए 4 कामा 1 आर में आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, क्या 2 कामा 3 आर में आ रहा है, तो इसकी गारंटी दिख रही है ना आपको, 3 कामा 2 भी आर में आ रहा है। क्लियर है ना, ये हमेशा के लिए हो पा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ चीज़ 1 कामा 4 आर में आ रहा है, तो 4 कामा 1 भी आर में आ रहा है, 2 कामा 3 आर में आ रहा है, 3 कामा 2 भी आर में आ रहा है। अब कोई बचा है इसमें आर में जो आप ले पाएँ, नहीं ना। तो देखिए 2 कामा 3 ले लीजिए, तो 3 कामा 2 भी आर में आ रहा है, 3 कामा 2 ले लीजिए तो 2 कामा 3 भी आर में आ रहा है, 4 कामा 1 ले लीजिए तो 1 कामा 4 भी आर में आ रहा है। समझ में आया चीज़, ये सारे आर के लिए ट्रू हो रहे हैं। क्लियर है ना ये चीज़। अब मैं आशा करता हूँ इसे समझ रहे हैं। ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, सममित संबंध। इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने आपको ही रिकॉल करवा दिया है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे, स्वतुल्य सममित संबंध। तो हम तीसरा केस पढ़ेंगे अब, क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसी चीज़ को हम इरेज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम इरेज करते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेंगे। क्लियर है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आप तीसरा नंबर हेडिंग बना लेंगे, यह होता है संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो इसी पे हम आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं आइए। तो आप हेडिंग क्या बनाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस, संक्रमक संबंध। तीसरा हेडिंग जो आपका है संक्रमक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशंस, ओके। अगर आप क्या कहेंगे, यदि यहां आप क्या लिखेंगे, ये हमने द्विधारी संबंध के प्रकार में ही बताया है। पहला हमने बता दिया है स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध। आज आपको हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, फिर से रिवीजन करवा दिया है। तो तीसरा क्या है, संक्रमक संबंध, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसी को हम लिखेंगे, कोई द्विधारी संबंध आर, अगर एक वह है, ये पहले बता दिए ना, इसमें कोई द्विधारी संबंध आर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि x कामा y बिलोंग टू आर, y कामा z बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइड दैट x कामा z इज आल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, तो आइए इसे लिखने का प्रयास करते हैं। यदि a कोई क्या हो, देखिए आप, यदि a अरिक्त समुच्चय हो तो इस पे परिभाषित द्विआधारी संबंध आर a से a में, यदि a कोई अरिक्त समुच्चय हो तो इस पे परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध आर a से a में संक्रमक संबंध कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। यदि 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 x कामा y बिलोंग टू आर एंड y कामा z बिलोंग टू आर, ठीक है ना। क्या लेंगे, x कामा y बिलोंग टू आर, y कामा z बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइड दैट x कामा z बिलोंग टू आर। ठीक है ना, x कामा z बिलोंग टू आर। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा आपका, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, ये आपका संबंध कहलाएगा संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अभी इसी चीज़ को हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्या लिखेंगे, कोई यदि ए अरिक्त समुच्चय है तो इस पर परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध आर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि x कामा y बिलोंग टू आर, y कामा z बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइड दैट x कामा z बिलोंग टू आर। क्लियर है, इसे आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ ए बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द
binary relation, then this binary relation is said to be transitive relation if x, y belong to R and y, z belong to R. This implies that x, z also belong to R. क्लियर है? तो ये चीज़ अभी समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो आप हल्का सा रिकॉल करेंगे सम्मित संबंध। तो हम आपसे पूछते हैं क्या भाई का संबंध सम्मित संबंध होता है? तो कहने का मतलब भाई का संबंध दो व्यक्तियों के बीच में होता है। तो आप देखिए, तो हम बताते हैं सम्मित संबंध क्या होगा। अगर पहले दूसरे से जिस संबंध के द्वारा जुड़ा है, दूसरा भी पहले के द्वारा ही उसी संबंध से जुड़ा हो। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई दो व्यक्ति हो ना, अगर ए वाला व्यक्ति है, इसको मानते हैं P1 और ये क्या हो P2 हो, कोई पर्सन P1 हो, कोई पर्सन P2 हो। क्लियर है ना? तो अगर ए व्यक्ति है ना इसका भाई हो, ठीक है ना, ये क्या हो इसका भाई हो, तो आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति इसका अगर भाई है तो इसमें दो केस बनते हैं, या तो ये मेल हो या तो फीमेल। फीमेल होगी तब भी ये भाई होगा, है ना, और मेल होगा तब भी ये भाई होगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर ये मेल है तब ये भाई होगा, है ना। अगर क्या है, अगर ये पुरुष है, अगर ये मेल है, अदरवाइज अगर ये फीमेल है ना, अगर ये क्या है फीमेल है, तब तो ये क्या होगा, ये क्या होगी इसकी बहन होगी। समझ में आया ना? यहाँ पे दो केस पे बन रहा है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमेशा x, y बिलोंग टू R, अगर आ रहा है तो y, x नहीं आ रहा है। अगर हम कह दें P1 और P2 दोनों मेल है तब इस केस में सम्मित संबंध हो सकता है, लेकिन इस केस में सम्मित संबंध नहीं है। समझ में आया ना ये चीज़? तो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, तो मिटाया ना इस चीज़ को, तो मिटाते हैं। हम आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जो भाई का संबंध होता है वो सम्मित संबंध नहीं होता है, क्योंकि आर ए भाई ए भी भाई आना चाहिए था, लेकिन दो केस बन रहे हैं। अगर ये मेल हो तब भाई आ जाए, अगर फीमेल हो तो बहन आ जा रहा है। तो दोनों संबंध भाई है, यहाँ पे बहन आ गया ना, दोनों बराबर तो नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं, सम्मित संबंध नहीं है। तो इसी चीज़ को हम इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या भाई का संबंध संक्रामक संबंध होता है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ए व्यक्ति हो ना, दो व्यक्ति लेते हैं ए बी, ए जो है ना बी का भाई है, ध्यान देना। अगर ये भाई है ना तो ये क्या हो गया, ये कोई मेल ही होगा, एक बात की 100% गारंटी। ये कोई व्यक्ति क्या होगा, ये पुरुष होगा। तो पुरुष को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल में ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, पुरुष, इस बात की गारंटी है ना आपकी। और क्या कह रहे हैं, ए बी बिलोंग टू आर हमने ले लिया। आर क्या है, भाई का संबंध, ए बी का भाई है। क्लियर है ना? तो बी, अब आप बी के बारे में क्या कर रहे हैं, बी सी भी आर में ले रहे हैं, ठीक है ना। बी सी भी क्या ले रहे हैं, आर में ले रहे हैं। बी सी भी क्या ले रहे हैं, आर में। आर क्या है, भाई। तो बी भी क्या है, बी भी जो है आपका सी का क्या है, भाई है। बी भी क्या है, सी का भाई है। अगर बी भी सी का भाई हो रहा है ना, क्लियर कट है ना ये चीज़, बी भी सी का भाई हो रहा है ना, तो बी भी क्या बन गया आपका, एक इस बात की गारंटी होगी, तो बी भी क्या बन गया, पुरुष बन गया। ठीक है ना, समझ में आया। बी सी भी आर में आ रहा है, तो क्या ए बी सी का भाई नहीं होगा, ए सी का हमेशा भाई ही होगा, अगर ये मेल हो या फीमेल हो। ठीक है ना, या तो पुरुष हो या महिला हो। तो इसी केस में ये हमेशा जो होगा ना, ए सी का भाई ही होगा। देख सकते हैं, अगर ये क्या हो, अगर ये पुरुष हो, है ना, तब भी ये व्यक्ति ए सी का भाई होगा। ठीक है, अगर ये महिला हो तब भी ए व्यक्ति है ना सी का भाई ही होगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो अतः यहाँ से कह सकते हैं भाई का संबंध जो होता है आपका, ये आपका संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अ रिलेशन ब्रदर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संबंध, ठीक है। लेकिन भाई का संबंध सम्मित संबंध नहीं होता, इसे आप लिख लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं अतः भाई का संबंध सम्मित संबंध होता है। क्यों, देखो ए बी बिलोंग टू आर आ रहा है, बी सी बिलोंग टू आर आ रहा है ना, तो क्या ए सी का भाई है ना, ए सी का भाई है, ए बी का भाई है, बी भी सी का भाई है, तो क्या ए सी का भाई नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप, ठीक है ना, पुरुष के केस में भी और महिला के केस में, दोनों के केस में ए सी का भाई होगा। लेकिन सी ए का क्या होगा, जरूरी नहीं है कि भाई हो, बहन भी हो सकता है। समझ में आया ना ये चीज़। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये इम्प्लाई क्या कह रहा है, ए बी सी का क्या होगा, भाई होगा, ए सी बिलोंग टू आर। क्लियर हुआ ना। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। ये हमने आपको जो हम लोग का रिलेशन होता है उसी की बेस पे समझाया है। तो अभी हम इसको मैथमेटिक्स में समझाते हैं। तो आप, मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके इसे देख लेंगे आप।
मैं आशा करता हूँ इसे आप देख लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो आइए इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ लिख लेंगे आप भाई का संबंध संक्रामक संबंध नहीं होता है, लेकिन भाई का संबंध सम्मित संबंध नहीं होता है, लेकिन भाई का संबंध संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब मिटाते हैं इस चीज़ को, तो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ए कोई आपको दे दिया गया हो, ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक संबंध आर ए से ए में डिफाइन कर दिया है आपको, है ना। तो इसमें आपको दे दिया है 1,2 है ना, 2,4 1,4, ठीक है, और 3,4 4,2 3,2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,2 आर में ए में आ रहा है ना, 1,2 आर में आ रहा है, और देखेंगे क्या 2 से कहीं शुरू हुआ है, 2,4 देख सकते हैं, 2,4 आ रहा है ना। तो 1,4 में भी आर में आना चाहिए। यहाँ से देखेंगे आप 1,2 आर में आ रहा है, 2 और कहीं 2 शुरू है नहीं, एक यहाँ पे है, 2,4 भी आर में आ रहा है। तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, 1,4 भी आर में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे x, y आर में आ रहा था, y, z आर में आ रहा, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि x, z आना चाहिए। इसको हम ढक लेंगे तो x, z बच रहा है ना, तो इसका पहला इसका लास्ट x, z आर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 1,2 आ रहा है, 2,4 क्या 1,4 आर में आ रहा है। यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से देखकर बताएंगे 1,4 आर में आ रहा है, तो देखिए मिल रहा है आर में, ठीक है। आता है क्या है, अभी नहीं, पूरा अभी चेक करना पड़ेगा ना। तो 1,4 आ रहा है और 3,4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1,4 2,4, और यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे आप 2,4 आ रहा है, तो 4,2 भी आ रहा है, तो 2,2 इसमें आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो मान लो आ रहा है, ठीक है, लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। 2,2 आर में आ रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए आप 2,4 है ना, कहीं और देखेंगे 4 से तो नहीं शुरू है, 4 से यहाँ पे शुरू है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2,4 आर में आ रहा है, और 4,2 भी क्या हो रहा है, आर में आ रहा है। और देखिए यहाँ पे ढकेंगे 4 को, तो 2,2 आर में आ रहा है, चेक करिए यहाँ पे 2,2 भी आर में आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 2,2 आर में आ रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पे चेक करेंगे आप 1,4 और कहीं 4 से और नहीं शुरू है ना, 3,4 आर में आ रहा है, 3,2 भी आर में आ रहा है। तो कहने का सेंस यही है, 3,4 भी आर में आ रहा है, 4,2 भी आर में आ रहा है। तो देखेंगे क्या 4 को ढकेंगे, 3,2 भी आर में आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं 3,2 भी आर में आ रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे आप 3,4 आर में आ रहा है, ठीक है ना, और 4,2 आर में आ रहा है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या 3,2 आर में आ रहा है, पहले वाले का दूसरा, लास्ट वाले का पहला ढकेंगे, तो 3,2 आर में आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे 3,2 आर में आ रहा है, क्लियर कट है ना इस चीज़ की। तो आप प्रत्येक के लिए देख सकते हैं 2,2 इसमें आ रहा है, 2,4 भी इसमें आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ से आपको मिल रही है। x, y आर में आ रहा है, y, z आर में आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा मिल जा रहा है x, z आर में आ रहा है, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। तो आप ऐसा संबंध जो दिया रहेगा वो क्या बन जाएगा, और संक्रामक संबंध बन जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे अच्छे से, क्लियर है, इस चीज़ आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम आइए समझने का आगे प्रयास करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे ना, अब हम देखेंगे तुल्यता संबंध, ठीक है ना। आप हेडिंग बना लेंगे तुल्यता संबंध। तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को इरेज करते हैं। अब बेसिकली आपसे के प्रश्न जो बनेंगे इस क्लास 12th में यहीं से बनेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको यहीं से बनेंगे। सिद्ध कीजिए कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे तुल्यता संबंध, ठीक है। क्या डालेंगे हेडिंग, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस तो आप लिखिए कोई द्विआधारी संबंध R, ठीक है।
तो ये बात क्लियर कट है कि जो आप ए लेंगे वो नॉन एम्प्टी ही होगा, अरिक्त समुच्चय होगा। तो क्या लिखेंगे, यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, ठीक है ना, पूरा अच्छे से डिफिनीशन लिखेंगे हम। यदि कोई ए अरिक्त समुच्चय हो, ठीक है ना, तो इस पे परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध आर, क्या लिखेंगे, इस पे परिभाषित कोई संबंध द्विआधारी संबंध आर ए से ए में, ठीक है, तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो तो इस पे परिभाषित कोई संबंध आर, द्विआधारी संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि पहला फर्स्ट इज क्या, आर क्या हो, आर स्वतुल्य हो, क्या हो, आर स्वतुल्य हो, पता है ना, आर क्या हो, स्वतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो, स्वतुल्य हो। दूसरा क्या हो, आर सममित हो, आर क्या हो, सिमेट्रिक हो, आर क्या हो, इसे भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसीलिए हमने पहले इसको बताया है। और तीसरा क्या हो, आर क्या हो, संक्रामक हो, आर क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसको हम फिर से निकाल कर देते हैं। यदि ए अरिक्त समुच्चय हो तो इस पे परिभाषित कोई द्विआधारी संबंध आर ए से ए में तुल्यता संबंध कहलाता है यदि पहला आर स्वतुल्य हो, दूसरा आर सममित हो, तीसरा आर संक्रामक हो, ठीक है, आर ट्रांजिटिव हो। क्लियर है ना, ये तीनों चीज़ों को जो सेटिस्फाइड करता है, एक ऐसा द्विआधारी संबंध जो इन तीनों संबंधों को संतुष्ट करता है, वह संबंध क्या कहलाता है आपका, वह संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। इस क्लियर हुआ ना ये चीज़। अब मैं आशा करता हूँ इससे आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेंगे। इसी को अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो आप देखिए समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक समांतर रेखा लेते हैं ना, इसमें दो समांतर रेखाएं आती हैं, ठीक है ना। अगर ए कोई है ना, अगर ए को कोई सेट लेते हैं, ध्यान देंगे आप, ए को कोई सेट लेते हैं, ए को कोई सेट लेते हैं, ए क्या है, रेखाओं का समुच्चय है। ए क्या है, ए रेखाओं का समुच्चय है। तो हमने आर को ए से ए में ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। ए हम आपको वर्बल ही समझा रहे हैं, मौखिक रूप से ही समझा रहे हैं, इसमें लिखेंगे नहीं हम। आर को ए से ए में डिफाइन कर दिया हमने, तो एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। आर को हमने ले लिया है ना, ऐसी रेखाएं आ रही हैं, एक्स का वाई जैसी आएंगे ना, एक्स रेखा आएगा ना, रेखा एक्स व रेखा वाई समांतर है, ठीक है ना। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें ऐसी रेखाएं आएंगी जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो क्लियर है ना, यहाँ पर आप देखेंगे, आप जानते हैं कि पहला देखेंगे आप, ये आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि पहला या क्या हो, अगर ये स्वतुल्य हो। तो कहने का मतलब प्रत्येक रेखा खुद के समांतर हो जाए। तो एक्स जहाँ पे है ना, एक्स का एक्स आर में आ रहा है ना, तो प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है, ये चाचा आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। अतः आर क्या हो गया, ये प्रत्येक ए के लिए सत्य है। इसमें से प्रत्येक रेखाओं को लेंगे आप, प्रत्येक रेखा खुद के समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप जानते होंगे, प्रत्येक रेखा खुद के समांतर हो जा रही है। तो कहने का सेंस क्या है, एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए। रेखा एवं एक रेखाओं के समुच्चय ए में प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होगी। तो एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए। अतः आर क्या हो गया आपका, स्वतुल्य हो गया ना, क्या हो गया, स्वतुल्य। अगर सममित और संक्रामक दिखा दें तो भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे, अच्छा एक बात बताएंगे आप, अगर कोई रेखा x है, यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई रेखा x इस रेखा y के समांतर है ना, यहाँ पे देखेंगे आप, कोई रेखा x कोई रेखा y के समांतर है, ठीक है। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर में आ रहा है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर क्या y और x के समांतर नहीं होगा, देखिए आप, अगर x y के समांतर है, क्या y x के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, y भी क्या होगा, x के समांतर होगा।
समझ में आया चीज़? क्लियर है ना ये चीज़? तो अगर एक्स वाई के समांतर है, इम्प्लाई ही कर रहा है वाई एक्स भी समांतर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा ऐसी रेखा होती है ना, तो जो दो रेखाएं समांतर रेखाएं कही जाती हैं एक दूसरे के, यदि वो एक दूसरे को कहीं कट ना करें, आप कितना भी आगे पीछे एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना, और उनके बीच का जो लंबवत दूरी होगी वो कांस्टेंट होगा, अचर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, इसके प्रत्येक बिंदु पे आप लंब डालेंगे तो ए दूरी सेम ही रहेगा, है ना। अगर 1 मीटर है ना तो ए भी 1 मीटर होगा, कहीं भी आप देखेंगे 1 मीटर होगा, है ना, कहीं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पीछे बढ़ाएंगे ना तो एक दूसरे को कहीं कट भी नहीं करेगी ये रेखा, ठीक है ना, तो कहीं कट भी नहीं करेगी। तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो अगर इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, तो x जितना y से दूरी पे y भी उतने ही x दूरी पे होगा। ठीक है, और कहीं टच भी नहीं कर रहे हैं पीछे मिलाने पर, आगे मिलाने पर, है ना, तो अतः क्या कर सकते हैं, y भी x के समांतर होगा। तो ये आपका क्या बन गया, r सममित बन गया। क्या होगा, x y के r में आ रहा है, y x, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, y x भी क्या हो रहा है, r में आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं क्योंकि हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है संक्रमक संबंध। तो इसी चीज़ को हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं, तो हम इरेज करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है हल्का सा, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो आपको देखते हैं संक्रमक में क्या देखते हैं, अगर x रेखा y के समांतर है, ध्यान देंगे, अगर कोई x रेखा है ना, ये किसके समांतर है, y के समांतर है। क्लियर है ना? ऐसे यहाँ देखेंगे आप, y क्या है, y समांतर है z के, y समांतर है z के। ठीक है, देखिए यहाँ पे x y r में आ रहा है ना, कि क्या है r समांतर है, x y समांतर है r के। ठीक है, y z भी r में आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, y भी समांतर होगा z के। तो यहाँ पे देखिए y z भी बिलोंग टू r। हम क्या कह पा रहे हैं, क्या x z भी r के समांतर होगा। तो यहाँ से आप देखकर ही बता सकते हैं, क्या x भी z के समांतर हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो बिल्कुल हो जा रहा है। देखिए x भी क्या हो रहा है, ये इम्प्लाई कर दे रहा है ना, x z भी r के r में आ रहा है, कहने का सेंस x और z भी एक दूसरे के समांतर हो जा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं जो रेखाओं के समुच्चय पे जो संबंध है समांतर रेखाओं का, ठीक है ना, वो क्या है, यहाँ से आप कह सकते हैं। अतः यहाँ से क्या कर सकते हैं, अतः क्या है, यहाँ से यहाँ कह देगा है r क्या है, r आपका संक्रमक संबंध है। r क्या है, संक्रमक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो 1, 2 और 3 से क्या कर सकते हैं, आपका तीसरा नंबर था, है ना। 1, 2 और 3 से लिखेंगे आप, 1, 2 व 3 से मतलब क्या, स्वतुल्य सममित और संक्रमक है ना r से संबंध r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। फिर से हम निकाल करते हैं इस चीज़ को। ए संबंध आर क्या था, ए क्या था, रेखाओं का समुच्चय था, है ना, बहुत सारी रेखाएं हैं इसमें। ठीक है, आर में कैसी रेखाएं आ रही हैं, आर में ऐसी रेखाएं आ रही हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमने ले लिया आर में ऐसी रेखाएं आ रही हैं। तो हम जानते हैं कि हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य के हमें दिखा देना एक्स एक्स बिलोंग टू आर, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी, जिस सेट में आपको डिफाइन करना एक्स ए में। ठीक है ना, तो क्या देखते हैं, एक्स एक्स बिलोंग टू आर, क्या प्रत्येक रेखा खुद के समांतर नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक रेखा खुद के समांतर होती है। ठीक है ना, इसमें जो इतनी भी रेखाएं होंगी वो खुद के समांतर होंगी। अतः इसमें सारी रेखाएं जो एक्स का मैक्स करके आएंगी वह आर में आ जाएंगी। तो आर क्या हो गया आपका, स्वतुल्य हो गया, हमने लिखा है। अब यहाँ देखेंगे अगर एक रेखा एक्स वाई के समांतर है, यहाँ देखिए एक्स वाई के समांतर है, क्या वाई भी एक्स के समांतर हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी दो रेखा आप ले लेंगे ना, अगर एक पहली दूसरी के समांतर, दूसरी भी क्या होगी, पहली के समांतर होगी। तो इस चीज़ को कह पा रहे हैं ना हम, गारंटी के साथ कह पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। समझ में आया। तो ये चीज़ आपका सम्मित हो गया है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ सम्मित होगा। तीसरे केस में हमने क्या किया है, यहाँ पे दिखा था एक्स का वाई बिलोंग टू आर, वाई का जेड बिलोंग टू आर। अगर हम दिखा पा रहे हैं एक्स का जेड भी आर में आ रहा है, तो कह पाते थे क्या है, वो आपका संक्रमक होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई के समांतर है, वाई जेड के समांतर हो। तो क्या हम इस बात को कह पा रहे हैं कि एक्स जेड के भी समांतर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप एक्स जेड के भी समांतर हो रहा है। तो यहाँ से क्लियर कट है कि आर जो आपका है संक्रमक संबंध हो गया। तो 1, 2 हम 3 से कह सकते हैं कि संबंध आर जो है आपका, जो समांतर रेखाओं का
समुच्चय है ना, वो क्या है, तुल्यता संबंध है। इस चीज़ को हम क्लियर कट कर पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल हो लेते, तब तक इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से और तब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे इस चीज़ को। तो आपसे एक प्रश्न कहेगा ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से नोट करेंगे और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको दिखाएंगे करके। ठीक है, तो हम इस चीज़ को मिटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप प्रश्न नोट करेंगे। पहले प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जेड क्या हो, अगर जेड पूर्णांकों का समुच्चय हो, क्या हो, पूर्णांकों का समुच्चय हो। ठीक है ना, तो इस पर परिभाषित द्विआधारी संबंध आर, ऐसे प्रश्न में दिया रहेगा जेड टू जेड। ठीक है, जेड टू जेड कैसा है, ऐसा है आर एक्स कामा वाई, है ना, सच डैट एक्स कामा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है। ठीक है ना, अगर ये संबंध है तो क्या क्लियर कट है, एक इसका सबसेट होगा, जेड क्रॉस जेड का सबसेट होगा। इसे आप जानते हैं, इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिया जेड पूर्णांकों का समुच्चय, जो हम ए ले रहे थे, आर को जेड से जेड में डिफाइन कर दिया, तो द्विआधारी संबंध हो गया। आर कैसा, एक्स का वाई जैसा होगा, पेयर में होगा, है ना, क्योंकि ये जेड क्रॉस जेड का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, बताएं हम। एक कैसा है, एक्स माइनस वाई, एक्स को एक्स में वाई में से घटाएंगे, जो 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, तो हम इसी चीज़ के प्रूफ में देखेंगे हम। तो हम क्या कह पाएंगे, ये तुल्यता संबंध तब होगा जब ये क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, कोई भी दो संख्या हो ना, अगर आप देखिए, हम ले लेते हैं क्या, 5 का मा 2, 5 माइनस 2 3, 3 से विभाज्य है ना, क्या 2 माइनस 5 भी विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा। 2 माइनस 5 भी क्या होगा, -3, ये भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, और क्या, 0 आप जानते हैं कि 0 है ऐसी संख्या है जो स्वयं को छोड़कर प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 0 से विभाजित नहीं होगी। इस चीज़ को हमने बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है ना, 0 0 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे आप। तो इस चीज़ को हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अगर कहने का हमारा सेंस यही है, अगर कोई संख्या हो ना, अगर वो 3 से विभाजित होती है, आप सुनिएगा इस चीज़ को, अगर कोई संख्या हो ना x, वह 3 से विभाजित होती है, तो उस संख्या को हम 3 के गुणज के रूप में लिख पाएंगे। जैसे कि देखिए, आप कोई भी संख्या चूज कर लीजिए, 15, हमने 15 चूज कर लिया ना, अगर ये 3 से विभाजित है, होता है ना 3 5 15, तो आपको कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल पा रहा है ना, 5 ऐसा मिल जा रहा है जिसमें 3 में गुणा करने पर आपका 15 हो जा रहा है ना। तो इसी चीज़ को कहेंगे, अगर कोई संख्या x 3 से विभाजित हो रही है, तो आपको कोई ना कोई इंटीजर ही मिल रहा है चीज़ ना, तो कोई ना कोई पूर्णांक ऐसा मिलेगा कि, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा कि आप उसे 3 के करके लिख सकते हैं, जहाँ के क्या होगा, जहाँ की आपका कोई इंटीजर होगा, जेड क्या है, इंटीजर, ऐसे हम लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, आइए अब देखते हैं अपने न्यूमेरिकल में। तो आपको क्या, पहले हेडिंग क्या बना लेंगे, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखेंगे अभी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पहला आर क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या देखेंगे हम, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, क्या x बिलोंग टू आर में आ रहा है ना। स्वतुल्य के लिए हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर x कामा x आर में आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, पहले को दूसरे में से घटा दो, अगर ये 3 से विभाज्य हो जाएगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे x माइनस एक्स, ये क्या हो रहा है, 0। आप जानते हैं कि प्रत्येक 0 जो होता है प्रत्येक संख्याओं से विभाजित होता है स्वयं को छोड़ करके। तो क्या 0 3 से विभाज्य नहीं होता, तो यहाँ क्या हो गया, 0, आप कोई भी इसमें एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, x बिलोंग टू आर में,
तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 से 0, 3 से क्या है विभाज्य है। ये क्या है, b का मतलब डाट कर दिए विभाज्य है, ठीक है ना। एक या सबके किसके लिए, तो प्रत्येक फॉर एवरी x बिलोंग टू z। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 0,0 ले लेंगे इसमें r में, है ना। क्या 0 माइनस 0 0 होगा, ये भी क्या होगा विभाज्य होगा। -1 और -1 ले लेंगे हम, तो क्या -1 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी क्या होगा -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0, ये भी 3 से विभाज्य। आप कोई भी एलिमेंट इसमें से उठाएंगे जेड से ना, 2,2 उठा लेंगे, 2 - 2 भी 0 से विभाज्य। ये प्रत्येक फॉर एवरी x बिलोंग टू जेड के लिए ट्रू हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको सिर्फ समझाने का प्रयास किए हैं। आप कोई भी एलिमेंट चूज कीजिए इसमें, 5,5 6,6 6 - 6 0 से विभाज्य, 0 हो जा रहा है ना, जो कि 3 से विभाज्य है, क्योंकि 0 ऐसी संख्या है खुद को छोड़कर सारी संख्याओं से विभाजित। अतः क्या हो जाएगा आपका, अतः r क्या है समतुल्य। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या, या किसके लिए लिखे हैं हम, ये चीज़ लिखे हैं x बिलोंग टू r, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग टू z। आप समतुल्य के डिफिनीशन को देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r समतुल्य है। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ रहे होंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। आइए देखने का आगे प्रयास करते हैं हम, ठीक है। तो इसे हम इरेज करते हैं, तो r आपका समतुल्य हो गया, ठीक है। तो हम क्या दिखाएंगे, सममित और संक्रामक, तो हम इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा नंबर क्या, r सममित हो। r कैसी होनी चाहिए, सममित, सिमेट्री, सममित का संबंध, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्या, अगर x y r में लेते हैं ना, क्या होता है x y r में लेते हैं, अगर हमें दिखा पा रहे हैं y x भी क्या हो, r में आ रहा हो, तब तो हमारी बात बन जाती है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 5 का मतलब r में आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्यों, 5 - 2 3 से विभाज्य नहीं होता है क्या, 5 - 2 करेंगे आप, 5 - 2 x - y होता था ना, 5 - 2 करेंगे 3, क्या 3 से विभाज्य नहीं होता है, 3 को 3 गुणे के लिए से 3 विभाज्य होता है, एक आता है ना इंटीजर आता है ना कोई, तो आपका 3 5 का मतलब r में आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या 2,5 भी r में आ रहा है क्या, तो देखेंगे 2 में से 5 घटाएंगे -3 आएगा, तो 3 से विभाजित करेंगे तो उसे क्या आएगा भागफल -1, ये भी इंटीजर आ रहा है ना, तो क्या होगा 2,5 भी r में आ रहा है। कहने का सेंस यही, अगर x, y भी r में आ रहा है ना, तो y, x भी r में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे x, y r में आप ले रहे हैं, तो इसका सेंस क्या कह रहा है, x माइनस y 3 से विभाज्य है। ये b लिख रहे हैं ना डाट करके, इसका मतलब क्या है, विभाज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस वाई भी 3 से विभाज्य है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, क्योंकि अगर 6 विभाजित होता है 3 से, तो -6 भी 3 से विभाजित होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे आप, -y - x, ये भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। क्या y माइनस का y - x, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अगर 6 भी 3 से विभाज्य है ना, तो -6 भी 3 से विभाज्य होता है, -6 भी 3 से विभाज्य होता है, या तो हम कहते हैं -6 अगर 3 से विभाज्य है तो 6 भी 3 से विभाज्य होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। देखिए x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, तो माइनस आप y - x भी 3 से विभाज्य होगा। अब पुनः इसी चीज़ को ऑपरेट कर देंगे, -6 3 से विभाज्य है, तो आगे माइनस लगा देंगे, ये भी क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसके आगे माइनस लगाएं तो क्या होगा, y - x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, y - x भी क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमने बताया आपको, अगर 6 3 से विभाज्य तो -6 भी 3 से विभाज्य होगा, अगर -6 भी 3 से विभाज्य तो 6 भी 3 से विभाज्य होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे आप कर लेंगे। यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो y माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो y माइनस आप y - x अगर 3 से विभाज्य तो y - x भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे ही y - x 3 से विभाज्य हो गया तो ये क्या कर दिया, यहाँ से आप देखेंगे तो इम्प्लाई कर देगा yx भी r में आ गया। तो ये r क्या हो गया, अतः r सममित है। समझ में आया, इसे आप देख लेंगे। अतः r क्या बन गया, आपका सममित संबंध बन गया। क्लियर है ना ये चीज़। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से।
मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए देखने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को। आगे हमें क्या दिखाना है अब, असंक्रामक दिखाना है। तो हम इसको इरेज करते हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे और अच्छे से देख लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे अपने दिमाग में। तो इसको हम मिटाते हैं। तो तीसरा क्या है, आपको दिखा देना है कि ये संक्रामक है। तो कैसे दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई आर में पहले ले लें ना, वाई एक्स भी वाई जेड आर में ले लें। अब इन दोनों का यूज करके हम दिखा दें कि आपका एक्स जेड भी आर में आ रहा हो, तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी, आर संक्रामक है। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ हम जो एक्स वाई ले रहे हैं ना, देखिए आर्बिट्ररी है ना, स्वैच्छिक है ना, स्वैच्छिक मतलब सारी उसमें आएंगी जो आ सकती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या तीसरा हेडिंग डालेंगे, क्या तीसरा नंबर का क्या है, संक्रामक। आर कैसा हो, संक्रामक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्या एक्स जेड आर में, एक्स वाई आर में ले लेते हैं, वाई जेड आर में ले लेते हैं, तब तो दिखाए ना, तभी उन्हीं दोनों का प्रयोग करेंगे ना। क्या होता था, कोई भी आधारित संबंध आर समुच्चय ए में और संक्रामक संबंध कहलाता था। यदि एक्स जेड आर में आ रहा हो, वाई जेड भी आर में आ रहा हो, तो हमें दिखा दें कि इन दोनों का प्रयोग करके एक्स जेड भी आर में आए, तो हमारा क्या है, संक्रामक। तो इसी चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। अगर आपने एक्स वाई आर में ले लिया ना, ध्यान देंगे, एक्स वाई आर में ले लिया तो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है। अभी बताए हैं, अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसके गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 जो है ना, वो 3 से विभाज्य है, तो कोई ना कोई ऐसा इंटीजर आपको मिल ही जाएगा, है ना, कि 15 को आप 3 गुणे 5 मिल जा रहा है ना आपको, कोई ना कोई ऐसा इंटीजर मिल जा रहा है ना आपको 5, एक कोई ना कोई ऐसा इंटीजर 5 मिल जा रहा है कि जो किससे विभाज्य है, जो तभी तो मिल 3 5 15 से विभाज्य है, 15 3 से विभाज्य है ना, यहाँ पर समझ में आया। तो इसी प्रकार से अगर कोई संख्या है ना x, अगर 3 से विभाज्य है तो x को हम अगर 3 से क्या हो, विभाज्य हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 के, जहाँ के क्या होगा, कोई इंटीजर ही होगा। यहाँ पर देखेंगे आप 5 क्या है, कोई इंटीजर ही आ रहा है ना, समझ में आया ना। अगर यहाँ पर -15 हो तो -5 आएगा, तो नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे ना हम, समझ में आया इसी चीज़ को, इसीलिए हम जेड का यूज कर लेते हैं। समझ में आया। तो x माइनस वाई अगर 3 से विभाज्य है तो x माइनस वाई को कैसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के, जहाँ के क्या है, कोई इंटीजर है। समझ में, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया 15 3 से विभाज्य होता है ना, तो x माइनस वाई भी कोई संख्या ही होगी जो 3 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई को 3 के लिख सकते हैं। समझ में आया ना। इसे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ पे देखेंगे हम, अगर हम क्या लेते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, इसी को लेना y, कहीं ये छूट ना जाए, x कामा वाई बिलोंग टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, तब जाके दिखाते हैं x कामा जेड बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे क्या लेंगे, पहले में y, दूसरे में कुछ भी ले सकते हैं, जेड ले लेंगे हम। अगर y कामा जेड आर में आ रहा है तो क्या y माइनस जेड भी क्या होगा, y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे ना। तो y माइनस जेड भी अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो x माइनस वाई भी 3 से विभाज्य हो रहा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा आपको इंटीजर मिलेगा ही, पूर्णांक मिलेगा ही, जिसके वो फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है 3 के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस जेड इज इक्वल टू 3m, जहाँ m क्या है, कोई इंटीजर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे क्या मान लेंगे हम, m क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 15 3 से विभाज्य हो रहा था, तो 5 ऐसा मिल ही रहा था ना कोई इंटीजर, जिसको हम 3 के फैक्टर में लिख पा रहे थे। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य, तो y माइनस जेड को भी 3 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, y माइनस जेड इज इक्वल टू 3m, जहाँ m कोई इंटीजर, इसे समीकरण नंबर 2 हम मान लेंगे। समझ में आया। अब इन्हीं समीकरण 1 और 2 की सहायता से अगर हम दिखाने में सक्षम हो पाते हैं कि एक्स जेड भी क्या आर में आ रहा है, कहने का सेंस एक्स माइनस जेड भी क्या हो पा रहा है, इसके 3 से विभाज्य हो जा रहा है, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, एक्स जेड बिलोंग टू आर है। तो इसी से देखते हैं क्या है, लॉजिक ही हमारा। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ तक आप लिखेंगे समीकरण नंबर 2 तक, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे अच्छे से। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो हम आइए देखते हैं इधर, ठीक है ना, इधर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे। समीकरण क्यों ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 को जैसे ऐड करेंगे ना, तो y को गायब करना है, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x माइनस जेड बचेगा इधर, यहाँ 3k प्लस 3m, 3 कॉमन लेंगे, m प्लस के आ जाएगा। तो m प्लस के भी एक इंटीजर ही होगा, उसको हम कोई इंटीजर नंबर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 + 2
क्यों 1+2 कर रहे हैं समझ में आया? क्योंकि हमें क्या करना, एक्स जेड आर में दिखाना है। एक्स जेड आर में कब आएगा, यहाँ पे देखेंगे एक्स जेड आर में कब आएगा, एक्स जेड आर में तभी आएगा जो हम ये दिखा दें एक्स माइनस जेड भी क्या है, 3 से विभाज्य है। समझ में आया ना? तो अगर x माइनस जेड 3 से विभाजित, तो x माइनस जेड को हम क्या दिखा देंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो इसमें अभी तक हमने नहीं माना कि मान लिया, m मान लिया, x और y, इसको छोड़ाकर कोई आप नंबर ले सकते हैं 3p, ठीक है ना। p क्या, कोई इंटीजर ही हो आपका, समझ में। अगर ऐसा दिखा पा रहे हैं आप तो आके हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ पे देखेंगे x समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो यहाँ पर आपको ऐड करने पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 क्या, x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई। समीकरण 2 क्या है, y माइनस जेड, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 3 के ऐड कर रहे हैं तो प्लस 3m। समझ में आया? तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ माइनस का y है ना, प्लस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस जेड, ये भी क्या 3k प्लस m आ जाएगा आपका। समझ में आया ना, 3k प्लस m आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे k प्लस m आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे k भी कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है, देखो m भी क्या आ रहा है, जेड से आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को, हम इसको इरेज करते हैं हल्का सा, ठीक है। तो आप यहाँ जानते हैं अगर 2 भी जेड से, एक प्रॉपर्टी होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन में, है ना। अगर दो अगर जेड में आ रहा है ना, 3 भी जेड में आ रहा है, तो क्या 2 + 3 5, ए जेड में नहीं आता है, देख लेंगे आप, आता है ना। 5 अगर ले आप कोई भी 2 संख्या आप लीजिए पूर्णांक संख्या में, उसको ऐड करेंगे वो हमेशा जेड में ही आएगा। आप लेकर के देख सकते हैं, आपको कोई ऐसा संख्या नहीं मिलेगा कि उसको 2 नंबर आप जेड में ले रहे हैं उसको ऐड करने की जेड में ना मिले, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसी के कारण आप देख सकते हैं के भी जेड में आ रहा है, एम भी जेड में आ रहा है, तो के प्लस एम इसको हम मानेंगे पी, ए भी क्या होगा, जेड में आएगा ही आएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, हम यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, तो इसी चीज़ को यहाँ तक आप लिख लिए होंगे ना, तो इसको हम इधर लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे अब क्या, x माइनस जेड इज इक्वल टू 3p, जहाँ क्या p क्या है, k प्लस m है, ए भी क्या होगा, जेड में आएगा। क्यों जेड में आएगा, क्योंकि k भी जेड में आ रहा है, m भी जेड में आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 भी जेड में आ रहा था, 3 भी जेड आ रहा, 2 + 3 बराबर 5 भी जेड में आ रहा है ना, लेकिन हमें k और m पता नहीं है, लेकिन ये पता है k भी जेड में आ रहा है, m भी जेड में आ रहा है, तो k प्लस m इस बात की गारंटी करता है कि जेड में आएगा ही आएगा। समझ में आया ना? तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3p, जहाँ p क्या है, जेड। तो अतः यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे अभी तक हमने क्या कह रहे थे, ऐसे हो रहा था ना, 3 से विभाज्य हो रहा था, तो अतः क्या x माइनस जेड 3 से विभाज्य, इसको मिटा करके लिखते हैं, ठीक है ना, इसे हम मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे। तो यहाँ से क्या आ गया आपका x माइनस जेड भी x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा। क्लियर है ना इस बात की? तो x माइनस जेड जैसे ही 3 से विभाज्य हुआ तो संबंध क्या कहता था, x जेड भी बिलोंग टू r में हो जाएगा। तो क्या हो गया, x कामा जेड इज आल्सो बिलोंग टू r। जैसे ही r में आया तो r कैसा बन गया, r अब बन गया संक्रमक, ये क्या बन गया r, अतः r क्या है, हमने क्या कह दिया, अतः r संक्रमक है, ठीक है ना। अतः r कैसा बन गया आपका, संक्रमक बन गया। तो आप क्या कर सकते हैं, 1, 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो आप लिख लेंगे इस चीज़ को, तो हम यहाँ इसको मिटाते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, है ना, यहाँ तक आप नोट करेंगे इस चीज़ को। मैं आशा करता हूँ आप यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे यहाँ तक। तो हम इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 1, 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं क्या, 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि संबंध R जेड से जेड में एक तुल्यता संबंध है।
ये जब भी सवाल आएगा आपका 5 नंबर में आएगा। तो ऐसे सवाल यहाँ से आप दे सकता था ना आपको, आप यहाँ से आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके एक्स वाई सच डैट जेड से जेड में लेंगे, एक्स माइनस वाई 2 से विभाज्य हैं। तो ऐसे आप सारे सवाल करने में आप सक्षम होंगे। यदि कब सक्षम होंगे? जब आप इसको सारे अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, है ना, लिख देंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ के होंगे। तो इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। अब कुछ सवाल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए ताकि आप अच्छे से आगे की चीज़ों को समझ पाएँ। तो आगे की चीज़ों में हम एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और जो भी होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।